हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आप सभी को पता है कि 145 पोस्ट पर हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है जनवरी के फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक में, ठीक है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो मोस्टली अप्रैल या मई के अराउंड आपका वो एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये अपना नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्री वर्कशॉप होगी आपकी 4 जनवरी को, एंड हम लोग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग आपके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो गई, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे करंट अफेयर्स है, कोई भी आप लोग सब्जेक्ट उठा के देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपके बेस्ट टीचर्स रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स रहेंगे, मोस्टली जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, जो समझते हैं कि HCS के अंदर किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम उन्हीं पॉपुलेशन को, उन्हीं स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करें, उन स्टूडेंट्स तक ये बेनिफिट हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज है, जिन स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी है कि वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बट किस वजह से रुक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से वो लोग रुक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई आकर दिल्ली कोचिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए यही प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप हमारा ऑनलाइन बैच खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। हम आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके की अप्रोच प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे, वो मोस्टली किस बेसिस पे होगी, वो आपकी सारी टारगेटेड अप्रोच रहेगी हरियाणा सिविल सर्विसेज के बेस पे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। इसीलिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप लोग उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ लोग, जो लोग इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं पहुंच पाती, एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में उन्हें पता चले, एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म के बारे में वो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्लेटफॉर्म का वो लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको बायोलॉजी का पार्ट पढ़ाऊंगी। ऑप्शनल में, जो आपका मेंस में ऑप्शनल होगा, उसमें मैं आपका जूलॉजी और बॉटनी का सब्जेक्ट लूँगी, ठीक है। साइंस एंड टेक का भी पार्ट मैं ही आपका डील करूँगी, ठीक है। और मैं आपको इस तरीके से तैयार करूँगी कि आप लोग आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सारी अप्रोच, मेरी स्ट्रैटेजी जो रहेगी, जो मैं आपको जिस तरीके से गाइड करूंगी, वही गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जो गाइडेंस की कमी रहती है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, मुझे पता है, मैंने भी एग्जाम दिया है, ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का। तो मेरी अप्रोच जिस तरीके से है, मेरी अप्रोच वही रहेगी ना, कि क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एंड ऐसे ही हमारे बाकी टीचर्स हैं, बाकी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। हर टीचर अपने फील्ड में बेस्ट है, हर टीचर से आपको इसी तरीके की गाइडेंस मिलेगी। बिकॉज आप सभी को पता है कि हरियाणा में आजकल अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरा आपको प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कराए, ठीक है। इसीलिए मोस्टली हरियाणा के बच्चे क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनका सपना होता है सिविल सर्विसेज क्लियर करने का, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिनके अंदर क्षमता होती है इसको क्लियर करने की, बट फिर भी रह जाते हैं क्योंकि वो दिल्ली नहीं आ पाते, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कनकर करने के लिए हम अपना ये जो प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बोन साबित होगा अगर आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, ठीक है। आप खुद देखिएगा हमारी वीडियोस को, हमारे प्रोमोस को, अगर आपको अच्छा लगे, हमारे टीचर्स का पढ़ाना अच्छा लगे, ठीक है, सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से जब आप सेटिस्फाइड हो, तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, मेरी लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले बायोलॉजी के ऊपर जो हमने चीज़ पढ़ी थी, यानी कि साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी पढ़ी थी। क्योंकि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जीव विज्ञान सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, साइटोलॉजी की सेल। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अगर लॉजी किसी वर्ड के पीछे लग जाता है, तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो
जीव विज्ञान की सबसे पहली नींव ही क्या है? सबसे पहली नींव है हमारी सेल, यानी कि कोशिका, ठीक है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो हमने कोशिका से स्टार्ट किया था, कोशिका के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मेरी बात ही आप मान के चलिएगा कि जिस तरीके से हम आपको ये टॉपिक कराएंगे, जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट रिविजन्स की ज़रूरत है, बिकॉज रिविजन तो की है हमारे सक्सेस की, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही आपकी चीज़ें पक्की हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, पॉलिटी हो गया, जोग्राफी हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने सोर्सेज कम रखेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को, अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो आपने 10 बुक में से पढ़ लिया, ठीक है, और याद किसी का भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमको, हमें एक बुक पढ़नी है और एक बुक ही अच्छे तरीके से पढ़नी है, ताकि आपके एग्जाम में आप कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आपको क्वेश्चंस समझ में आए, आप क्वेश्चंस ठीक तरीके से करें, ठीक है। क्योंकि एचपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका बेशक यूपीएससी जैसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं एचपीएससी के अंदर, एचसीएस के पेपर के अंदर, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें भाई बहुत सारे लोग उनको समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही उन्हीं क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। इजी, मॉडरेट और जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करके चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। क्या करता है एस्पिरेंट जो होते हैं, सिविल सर्विसेज पढ़ने वाले हो, क्या करते हैं, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, इससे एग्जाम क्लियर नहीं होते आजकल, ठीक है। तो जो अप्रोच रहेगी, जो गाइडेंस हम आपको देंगे कि आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, वो गाइडेंस आपको पूरी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कि किस तरीके से हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं, जो क्या करवाती है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो क्या करवाती है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम आते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यानी कि जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो तरल पार्ट होता है हमारे सेल का, जो तरल पार्ट होता है किसका, हमारी कोशिका का, वो क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये मोस्टली 70 to 80% वेट रखता है, 70 से 80% वेट रखता है ये साइटोप्लाज्म जो है हमारा, किसका, हमारे सेल का, एक कोशिका का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिका के जो अंग होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंग होते हैं, कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इन सब के बारे में, ठीक है। अब इनको थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इनका थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल रेज करके पढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो टॉपिक को पढ़ने का लेवल होगा, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिए सिविल सर्विसेज बेशक स्टेट सिविल सर्विसेज है, बट सिविल सर्विसेज का एक लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरा है जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि मैट्रिक्स यानी कि कोई भी क्या कैसी कैसी चीज़ें हैं, आयंस हैं, कौन सा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इस तरीके के जो आयंस प्रेजेंट है हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कौन से हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, वो सब क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का हमारा पार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स कौन से हैं, ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्क्राइब हैं। कुछ ऑर्गेनल्स की क्या है, कुछ ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या होती है,
ये हमारा ऑर्गेनल है कोई, तो इसके बाहर की एक परत होगी, ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे झिल्ली, ठीक है, जिसके बाहर की एक परत होगी, और ये किस लिए होगी, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होगी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन किस लिए होगी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। तो कुछ कोशिका के अंगों की मेम्ब्रेन होती है, कुछ में क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया। ये जो हमारे 5 ऑर्गेनल्स हैं, ये 5 ऑर्गेनल्स के अंदर मेम्ब्रेन है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, बिकॉज इसमें कंफ्यूज होने का पूरा पूरा आपको रास्ता दिख रहा है। अगर जब तक आप याद नहीं करते, जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक, ठीक है। तो मेम्ब्रेन हमारी ईआर की है, माइटोकॉन्ड्रिया की है, गोल्जी की है, लाइसोसोम की है, पेरोक्सीसोम की है। और जो नॉन मेम्ब्रेन है, यानी कि जो उस झिल्ली से जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उससे नहीं घिरे होते, वो कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया हमारे, सेंट्रियोल हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, सेंट्रियोल हो गए, राइबोसोम्स हो गए। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनल्स हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक एक ऑर्गेनल के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेके, बिकॉज बेसिक इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक इम्प्रूव करेंगे ना, बेसिक आप क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने चीज़ें क्या है 8th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी, अब क्या है क्लियर नहीं होती चीज़ें। इतनी बड़ी एज जो हम लोग हमने वो स्कूल वाली एज क्रॉस कर ली है, कॉलेज में आए, ठीक है, मोस्टली जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड जिनका छूट गया, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ कि उनको चीज़ें पता तो है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कुछ होता है, सेल का पार्ट है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो वही क्लैरिटी हमें लेकर आनी है, बिकॉज क्लैरिटी जब आप लाएंगे तो क्लैरिटी क्या करेगी, आपकी उनको बेसिक्स को फर्निश करेगी, ठीक है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपने लॉजिक से आप ठीक कर पाएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक करने की क्षमता रहेगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पहला हमारा ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, यानी कि हमारे सेल का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। सेल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये हम 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। जैसे हमारे पूरे एक सिटी की लाइट कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। ऊर्जा कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है, ठीक है, लाइट जो आती है हमारे घरों में। वैसे ही एक सेल को एनर्जी, एक सेल को ऊर्जा कहाँ से मिल रही होती है, एक सेल को ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही होती है, ठीक है। एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिल रही होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को भी तो एनर्जी चाहिए। बेशक वो यूनिसेल्युलर है, बेशक वो वन सेल्ड है, बट वर्क तो वो भी कर रहा है, अपनी जो रोज़ की लाइफ है, ठीक है, लाइफ साइकिल तो वो भी पूरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया जो है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल लेयर्ड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, ये जो बाहर, ये वाली है बाहर की मेम्ब्रेन, ये है हमारे बाहर की मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, लेस, जो आउटर मेम्ब्रेन थी हमारी वो पोरस थी, ठीक है, वो पोरस थी और फ्रीली परमिएबल थी, यानी कि उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, आर पार जा पा रहा था फर्स्ट मेम्ब्रेन से। लेकिन जो सेकेंड मेम्ब्रेन थी, जो अंदर की कवरिंग थी, इनर मेम्ब्रेन, वो क्या थी, कम पोरस थी, लेस पोरस। पोरस का क्या मतलब हुआ कि डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो इन एंड आउट हमारे उस माइटोकॉन्ड्रिया से जा पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम पोरस, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन थी वो सेमी परमिएबल थी, यानी कि जो आउटर वाली थी उससे तो कोई भी आ जा सकता था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इन एंड आउट, लेकिन जो इनर वाली थी उससे कुछ
इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैटर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ वेस्ट जो बाहर जाना है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से, वही आ जा सकते थे इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के हमारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जैसे बाहर की जो मेम्ब्रेन थी वो सीधी सीधी है, और जो आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में बाहर की मेम्ब्रेन आपको सीधी सीधी दिखेगी, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन देखिए ये फोल्डेड है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। और यही क्या करवाती हैं, इन यहीं पर हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और मोस्टली इसीलिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो रहती है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है, दो मेम्ब्रेन थी, लिमिटेड स्पेस था, ठीक है। और जो क्रिस्टे हैं, आपको पता है कि ये छोटा होता है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। स्पेस बेशक ही कम है, बट उसे क्या करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का प्रोडक्शन कराना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का प्रोडक्शन कराना है। और वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब ज़्यादा बड़ा होगा कोई चीज़, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा। तो ये सरफेस एरिया को बड़ा करने के लिए जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है, ऐसे फोल्ड हो गई ना, तो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करा पाएगी, तो ज़्यादा बन पाई, ज़्यादा एरिया बना पाई, किस लिए, ऊर्जा की प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा का को बनाने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मैट्रिक्स है, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर वाटर हो गया, सोल्यूट हो गए, ठीक है, ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक कोशिका का ऐसा अंग है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया के पास होता है, बैक्टीरिया के पास भी सेम यही चीज़ होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साइकिल्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैरी आउट हो रही होती है, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, सारी जितनी भी साइकिल हमारी रिलेटेड हैं किससे, ऊर्जा के संरक्षण से, यानी कि एनर्जी के प्रोडक्शन से। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो एनर्जी इस फॉर्म में होती है, जितनी भी एनर्जी रिलेटेड, जितना भी एनर्जी रिलेटेड हमारी साइकिल होंगी, एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस होगी जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बन रही है, ठीक है, वो सारी कहाँ पे होंगी, वो सारी हमारी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। इनफैक्ट डीएनए का सिंथेसिस भी, ठीक है, जो डीएनए का बनना होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये देखिए, ये हमारी रियल माइटोकॉन्ड्रिया के पिक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही बेसिक फंक्शन है, सेल को, कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल को क्या प्रोवाइड करना, कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फंक्शन प्रोवाइड एनर्जी विद फॉर केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी काम है, अब मैं ये पेन अगर उठा पा रही हूँ, या फिर मैं चल पा रही हूँ, या फिर मैं बोल पा रही हूँ, तो वो एनर्जी, वो काम करने की एनर्जी मुझे कहाँ से आ रही है, वो काम करने की जो एनर्जी मुझे आ रही है वो सब मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, ठीक है। तो जितना भी वर्क है, चाहे वो केमिकल वर्क है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, वो सारा वर्क
किसकी वजह से हो पा रहा है, किसकी वजह से संभव हो पा रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, क्या करता है ये, एनर्जी को स्टोर करता है, जो एनर्जी बनती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये क्या करता है, स्टोर करता है हमारी एनर्जी को। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर रहा होता है एनर्जी को। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये हमारे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ सेल के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, आपको पता है कि हर ऑर्गन सिस्टम में, जब मैं आपको अंग तंत्र पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि हमारी बॉडी में इतने सारे अंग तंत्र हैं। ठीक है, तो हर अंग तंत्र के सेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे किडनी के जो सेल्स हैं वो किडनी में ही काम करेंगे, वो किडनी में ही ग्रो करेंगे, लिवर के सेल्स हैं लिवर में ही ग्रो करेंगे। तो इसीलिए कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कुछ ऑर्गन्स में, कुछ अंगों में क्या हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ हमारे ऑर्गन्स, कुछ अंग जो है हमारे, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा एनर्जी, इसीलिए कुछ ऑर्गन्स में वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे कौन से ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे कार्डियक मसल सेल्स। अब कार्डियक वर्ड सुनते ही आपको समझ, आप लोग मैं आपको बता दूं कि कार्डियक वर्ड सुनते ही आपको समझ आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, हार्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा आई डोंट थिंक मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज कार्डियक किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है, हमारे हृदय से रिलेटेड होता है। ठीक है, कार्डियक वर्ड जो होता है। ठीक है, और कार्डियक मसल सेल्स के अंदर, हमारी हार्ट सेल्स के अंदर, हमारी हार्ट की मांसपेशियों के अंदर, ठीक है, हृदय की मांसपेशियों के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों के कोशिकाओं में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों होते हैं ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। और कंटिन्यूसली अगर वो बीट कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, उसे कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, और यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हार्ट रुक गया, ठीक है, अगर हमारा हार्ट स्टॉप हो गया, देन इट मीन्स हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, हमारी तो इसीलिए हार्ट निरंतर लगातार जो है काम करता रहे, वर्क करता रहे, तो उसकी वजह से क्या है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिल रही है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि ये ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं या फिर ऐसे कौन से सेल्स हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है 2016 के पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, और दूसरा कौन सा सेल है, हमारा एपिथेलियल सेल्स है, हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि एपिथेलियल कौन से होते हैं, अभी जब मैं आपको टिश्यूज़ पढ़ाऊंगी, उत्तकों के बारे में पढ़ाऊंगी, तब आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा कौन से सेल कहाँ पे हैं, कौन से उत्तक कहाँ पे बनते हैं, कौन से ऑर्गन में कौन से सेल होते हैं, कौन सी कोशिका होती है। ठीक है, तो ये हमारी एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, जैसे ये मेरी स्किन है। ठीक है, मेरी ये स्किन है, इस स्किन के नीचे की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, वो एपिथेलियल लेयर कहलाती है, और वो किससे बनती है, एपिथेलियल सेल्स से बनती है। एपिथेलियल सेल्स किसकी, किडनी की लाइनिंग के। किडनी में भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि किडनी रेगुलर काम कर रही है ना, अब रेगुलर खा रहे हैं, रेगुलर पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो किडनी का फिल्टर का काम है। ठीक है, तो किडनी रेगुलर काम कर रही है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आयन, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिल्टर करना है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ज़रूरी है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी का होना ज़रूरी है, और उसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा का होना ज़रूरी है, और उसी की वजह से उसके अंदर ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है हमारा राइबोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है हमारे, तो राइबोसोम के अंदर हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि
वो पार्ट, वो अंग हमारे सेल का जहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जहाँ पे हमारा प्रोटीन बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम राइबोसोम बोलेंगे। हर टाइप ऑफ राइबोसोम में दो तरीके के होते हैं राइबोसोम, ठीक है, दो तरीके की यूनिट्स होती हैं हमारे राइबोसोम की, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के अंदर जैसे आरआरएनए हो गया, ठीक है, राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ पे हमारे हेल्प करते हैं? मेन इनका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। मेन जो राइबोसोम्स का काम होता है वो क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो राइबोसोम का काम होता है। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, आपको क्लियर होगा, ये हमारे राइबोसोम ऐसा दिखता है। सारे राइबोसोम क्या करा रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है। दे आर इन, ये क्या है हमारे, इनके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे राइबोसोम्स के अंदर, यहाँ पे जो क्या होती है, जिनका नाम क्या है? निसल बॉडीज। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निसल बॉडीज जो होती हैं हमारी न्यूरॉन्स के अंदर होती हैं, ठीक है। निसल बॉडीज हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होती हैं और ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? तंत्रिकाएं क्या हैं? हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं, ठीक है। जो हमारी तंत्रिकाओं के अंदर निसल बॉडीज होती हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये निसल बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये उन निसल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में, ठीक है। और क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हमारे वहाँ पे प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा हमें चाहिए होता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, सिग्नल ट्रांसपोर्ट के लिए, सूचना के प्रसारण के लिए, सूचना की ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमारी जो ये हमारी निसल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे न्यूरॉन का जहाँ पे, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे नर्व सेल्स का जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम ज़्यादा उसमें मात्रा में? तो ये है निसल बॉडीज़, ठीक है, ये है निसल बॉडीज़। अब क्या है, राइबोसोम्स जो हैं हमारे मोस्टली दो फॉर्म में होते हैं, या तो वो फ्री होंगे, ठीक है, या वो बहुत सारे इकट्ठे होंगे एक साथ, ठीक है, या तो वो फ्री होंगे या वो बहुत सारे इकट्ठे होंगे एक साथ। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो अकेले रहते हैं, और जो पॉली होते हैं, जो पॉलीसोम्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? वो ग्रुप के अंदर रहते हैं। जैसे आपका mRNA हो गया, mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये आपका डीएनए के रेप्लिकेशन का पार्ट है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है, ये आपका सारा जेनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, अनुवांशिकी का पार्ट है कि डीएनए के अंदर कैसे सूचना आगे ट्रांसफर होती है, कैसे वो प्रोटीन बन रहा होता है। तो उस सब में कौन काम आता है? इतना पता होना चाहिए बस आपको कि उस सब में आपका राइबोसोम काम आता है, ठीक है। उस सब में कौन काम आता है? उस सब में आपका राइबोसोम काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जैसे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जैसे हमारी पूरी टीम हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जैसे हमारी पूरी टीम जो एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, और उतना ही स्टडी मटेरियल। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और आप एचसीएस निकाल लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यूपीएससी और एचसीएस के पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है, ठीक है। एचसीएस बहुत ही डिफरेंट है यूपीएससी से, कुछ चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। जैसे जो हरियाणा जीके आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो हमारे टीचर रहेंगे, एक्सपीरियंस टीचर जो बहुत टाइम से हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ाएंगे। एंड जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, चाहे वो स्टडी मटीरियल है, पीडीएफ्स हैं, टेस्ट हैं, क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर्स हैं, वो सारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर दी जाएंगी। हम आपकी प्रीलिम कम मेंस की जो है तैयारी वो कराएंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू का भी हम आपका रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे मेंस आपको क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू के लिए भी हम आपका पैनल रखेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग आएंगे, ठीक है, उसमें। और हमारा ये भी है कि जो हमारे लास्ट ईयर के टॉपर थे, 2018 के एचसीएस के टॉपर जो थे, वो भी हमारी फ्री वर्कशॉप में मोस्ट प्रोबेबली, हमने बोला तो है, ठीक है, पर ऐसा होता है ना, जो सिविल सर्वेंट होता है उसको थोड़ा भाई ऐसा रहता है कि कम टाइम मिलता
होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारी फ्री वर्कशॉप में वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर साथ देंगे हमारा, ठीक है, और आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्लेटफॉर्म है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का, वो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या होता है? प्रोसेसिंग, सिंथेसिस, पैकेजिंग, ठीक है। सिंथेसिस, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होती है किसकी? हमारे प्रोटीन्स की, ठीक है। सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन बन गया तो उसको प्रोसेस भी तो करना है ना, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। अब वो लंबी चेन तो सीधा सीधा नहीं ले जा सकते जहाँ पे उसे ट्रांसपोर्ट कराना है, जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है। पर क्या होगा? पहले प्रोटीन बन गया, फिर उसको प्रोसेस किया, कॉम्पैक्ट किया, छोटा स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको पैकेज किया, मतलब छोटे चीज़ में उसको छोटे उसमें स्टोर किया, ठीक है। तो उस सब में कौन काम आ रहा है हमारा? उस सब में हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में काम आता है, यहाँ पे देखिए। और इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हाईवे ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रोड के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, ठीक है, जैसे रोड वाले स्ट्रक्चर्स हैं ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा गोल्जी है, ठीक है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी है, ये वाली पार्ट। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो प्रोटीन यहाँ पे पैकेज हुआ, ठीक है, तो उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? गोल्जी की। तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो इनके वेसिकल्स में आ गया। तो गोल्जी क्या है? एक थैलेनुमा संरचना है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो उस प्रोटीन को लेके आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं सेल के अंदर, ठीक है। और हमारे ईआर जो हैं वो दो तरीके की दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो रफ हो गया और एक स्मूथ हो गया, ठीक है। तो हमारे जो ईआर हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हैं, एक तो रफ ईआर और एक स्मूथ ईआर। अब इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा भाई? रफ और स्मूथ का क्या मतलब है? तो हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी मैंने आपको बताया राइबोसोम्स, ठीक है, हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या कराते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। तो जो हमारी रफ ईआर है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? उसके ऊपर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसीलिए उसको रफ जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, यानी कि ग्रैन्युलर। यहाँ देखिए, ये हमारी रफ ईआर है, इसके ऊपर सारे राइबोसोम प्रेजेंट हैं, ये छोटे छोटे राइबोसोम रफ। और ये स्मूथ ईआर है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस, ये हमारी स्मूथ ईआर है, ठीक है। और ये इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर में, ग्रुप में, ठीक है। आर जो होते हैं वो मोस्टली हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं हमारे जहाँ पे हमारे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करते हैं। ये हर जगह नहीं प्रेजेंट होते, हर सेल के अंदर दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। किसी सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, किसी सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो रफ किस में होता है? हमारा प्लाज्मा सेल्स हो गए, एसिनार सेल्स हो गए, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारा ER है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ होता है, ये न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे कि मेन कंसर्न होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बनाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ये क्या करता है? ये कुछ ऐसे प्रोटीन सेक्रीट करता है, कौन से? कोलाजन हो गया, ठीक है, कोलाजन हो गया, एंजाइम्स हो गए, जो क्या करवाते हैं? जो मोस्टली हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी हैं। कोलाजन हमारा कहाँ होता है? स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो RER इन प्रोटीन सेक्रीटिंग सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस के बिल्कुल
पास में, और इसका वर्क अभी मैंने आपको बताया, प्रोटीन का सिंथेसिस इसका वर्क होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस इसका वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए वो क्या दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये वाले रफ दिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे जो हैं ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं ब्लू डॉट्स राइबोसोम है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और एक स्ट्रक्चर होता है सिस्टरने, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है सिस्टरने, ठीक है। सिस्टरने यानी कि ये जो ट्यूब्स हो गई, ये ट्यूब्स हो गई, इन ट्यूब्स को सिस्टरने बोलते हैं। अब सिस्टरने और क्रिस्टे, ठीक है, सिस्टरने और क्रिस्टे में कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। हमारे क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। लेकिन सिस्टरने, क्योंकि कभी कभी हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहा होता, हम पैनिक सिचुएशन में क्रिस्टे को सिस्टरने समझ लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से फिर हम उस पर माइटोकॉन्ड्रिया मार्क कर देते हैं। सिस्टरने हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है और क्रिस्टे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं, इनके अंदर राइबोसोम नहीं होता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, तो मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, इट डज नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे एंजाइम बनाते हैं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कराते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कराते हैं, ग्लाइकोजन का डिसोसिएशन कराते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, बट क्या नहीं करते, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते। इसीलिए ये चीज़ आप ये लॉजिक खुद लगाइएगा, इसीलिए ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते जहाँ पर प्रोटीन के बनने की ज़रूरत है। ये सिर्फ वहीं प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमारे प्रोटीन की जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे रफ ईआर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स क्या हैं, उनके ऊपर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स क्या करा रहे हैं, राइबोसोम्स हमारा बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो SER है हमारा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वो बहुत सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। बेशक प्रोटीन ना बना रहे हों पर हार्मोन्स बनाते हैं, और आपको पता ही है हार्मोन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, चाहे वो हमारे हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स हो गए, ठीक है, ये सिंथेसाइज करते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, गॉनेड्स, लिवर सेल्स के जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्या आती है, स्किप हो जाती है जब आप ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में मोस्टली। कि स्पेशलाइज्ड SER यानी कि कुछ स्पेशल हमारी क्या होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मांसपेशियों की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया, जिनको हमने नाम दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है। ये कहाँ पे मिलेगा, हमारे मसल सेल्स में, मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर हमारा ये प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे, और ये किस लिए, क्या काम है इसका, कैल्शियम आयन बनाता है, कैल्शियम आयन के जनरेशन का काम है, रिलीज करता है कैल्शियम आयंस, और मांसपेशियों की सिकुड़न में, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल फाइबर्स में ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एसोसिएटेड रहता है किससे, सेक्रीशन, ठीक है। इसके अंदर ये क्या करा रहा होता है, ये सेक्रीशन करा रहा होता है किसका, ठीक है, एसेंशियल रोल होता है इसके अंदर सेक्रीशन का, ठीक है। ये देखिए इस तरीके की दिखती है हमारी गोल्जी। इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। इसके दो फेसेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है।
पर्टिकुलरली क्या करा रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, एसेंशियल रोल है मेम्ब्रेन फ्लो, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर फ्लो कर रही हैं इधर से उधर, वो सारी कौन करा रहा है, वो हमारा गोल्जी करा रहा है। चाहे वो प्रोटीन फ्लो कर रहा है, चाहे कुछ भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, वो हमारा गोल्जी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए थैला जैसे स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्टैक में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स जिन्हें बोलते हैं हम, वैक्यूल, ठीक है। इन्हीं वैक्यूल्स, ये जो सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सर्कुलर सी चीज़ है, इसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होके चीज़ें जाती हैं सेल के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके चीज़ें जाती है सेल के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। जो सिस फेस होता है वो क्या होता है, वो हमारे ईआर के पास होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा गोल्जी का फेस ईआर के पास होता है। गोल्जी के दो फेज होते हैं, किसी ने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हो, केमिस्ट्री भी, सिस और ट्रांस, ठीक है। सिस मतलब सेम साइड पे, ट्रांस मतलब उल्टा, ठीक है। तो सिस फेज जो होता है वो हमारे ईआर के पास होता है और जो ट्रांस होता है वो ईआर के बिल्कुल हमारे किस में होता है, ईआर के ऑपोजिट में होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं वेसिकल्स को, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं ये वेसिकल्स को न्यूक्लियस से अवे, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर लेके जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है गोल्जी के बारे में पढ़ना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं हमारे लाइजोसोम पे, ठीक है। लाइसोसोम, इनको हम क्या कहते हैं, हम 7th से 8th से 6th से पढ़ते आ रहे हैं। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली भी इनको बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है इनको आत्महत्या की थैली, ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम हमारे वो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर 50 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 50 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करा रहे हैं, ये एंजाइम, ये सारे एंजाइम हमारा डाइजेशन करा रहे हैं। जो भी चीज़ें, जो भी गार्बेज है हमारे सेल का, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारी सेल के अंदर, या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई सूक्ष्म जीव आ गया है हमारे सेल के अंदर, उसमें कौन काम आता है, उसमें लाइसोसोम काम आते हैं। वो लाइसोसोम क्या करते हैं, उस सारे गार्बेज को खा लेते हैं, उस सारे टॉक्सिक चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है, ठीक है। और जो इनके अंदर एंजाइम होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम इसके अंदर होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, एसिड फॉस्फेट, ठीक है। और कुछ और बाकी एंजाइम्स जो हमारे लाइसोसोम के अंदर होते हैं, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, कैथेप्सिन्स, सल्फेटेजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। लाइपेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि लाइपेज एक तरीके का क्या है, तो लाइपेज एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। यानी कि अगर आप कहीं मे बी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे बायोलॉजी में, बट अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी बीकर के अंदर सेल लेते हैं और उसके अंदर लाइपेज डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस सेल जो है उसका लाइसिस हो जाएगा, वो सेल क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। तो काम मेनली लाइसोसोम का क्या है कि अगर कोई टॉक्सिक वेस्ट है, कोई गार्बेज है, ठीक है, गार्बेज बिन भी बोलते हैं हम लाइसोसोम को, कोई टॉक्सिक वेस्ट है, उसने क्या किया, उसने अपने अंदर उसको एनगल्फ कर लिया, उस वेस्ट को खा लिया, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस किया और फिर क्या किया, खुद फट गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो वेस्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है, जो वेस्ट था सेल का, जो टॉक्सिक वेस्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे अकर करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जैसे इस वाले में देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है इनका, ठीक है, एसिडिक पीएच होता है इनका। और इनकी मोस्टली काम यही होता है कि ये जितना भी गार्बेज हमारे सेल के अंदर है, सबको ख़त्म करने में काम आते हैं। गार्बेज, बैक्टीरिया, कोई भी अलग तरीके का जो सूक्ष्म जीव हमारे उसके अंदर आ गया है, उसको हम देखते हैं डिटेल में कि प्राइमरी लाइसोसोम हो गए हमारे, मतलब जो छोटे लाइसोसोम हैं, जो क्या है, जो आपके हमारे क्या है, साइज में छोटे हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम छोटे होते हैं, ठीक है, और ये क्या कराते हैं, स्टोरेज का, दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ लाइसोसोम,
ठीक है, एंड इनके एंजाइम मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी लाइसोसोम हैं उनके एंजाइम क्या होंगे, उनके एंजाइम इनएक्टिव होंगे। ठीक है, और लाइसोसोम एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं आरईआर में और ट्रांसफर्ड होते हैं गोल्जी, यानी कि गोल्जी में ट्रांसफर होते हैं जो लाइसोजाइम के एंजाइम होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, ये आरईआर में बनते हैं, आरईआर में बनेंगे और गोल्जी से ट्रांसफर होकर और फिर उसके पास जाएंगे। ठीक है, और प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, वो घूमते रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। जो प्राइमरी लाइसोजाइम है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं। दे आर फाउंड इन मोस्ट सेल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लाइसोजाइम कहाँ होंगे, सबसे ज़्यादा हमारे लाइसोजाइम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर होंगे, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स। आप पूछेंगे कि मैम ये क्या है, ठीक है, ये कौन से सेल्स हैं, तो अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ख़त्म कैसे होगा, वो ख़त्म लाइसोसोम ही तो करता है। ठीक है, लाइसोसोम ही तो उसको खाएगा पहले, तो फिर प्रोसेस करेगा, फिर खुद फट जाएगा। तो वो बैक्टीरिया हुआ, कुछ भी हुआ, हमारा प्रोटोजोआ हुआ, तो उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हमारे फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो सेल्स जो खाने वाले सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, तो हमारे लाइसोजाइम क्या हैं, मोस्टली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे किनके अंदर, फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर, जैसे मैक्रोफाज हो गया, जो हमारे किसके सेल्स हैं, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका लाइसोसोम खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करवाते हैं, हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम बड़े होते हैं, यानी कि प्राइमरी जो हो गए, इस डायग्राम में देखिए ये प्राइमरी है, ये छोटे से हैं। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये छोटे से हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी होगा, और ये बन कहाँ से रहे हैं, ये गोल्जी से आ रहे हैं। ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, पहले ईआर के अंदर ये एंजाइम बना, ईआर से ट्रैवल हुआ गोल्जी के अंदर, गोल्जी से फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम निकला बाहर। ठीक है, तो गोल्जी क्या बनाता है, गोल्जी हमारे लाइसोसोम की सिंथेसिस की साइट है, तो गोल्जी से ही ये लाइसोसोम निकला, और प्राइमरी से फिर ये सेकेंडरी बना। ठीक है, प्राइमरी से फिर ये लाइसोसोम क्या बना, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी यानी कि बड़ा लाइसोसोम। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, फैगोसोम कंटेंट्स, वो एक्टिव होते हैं, यानी कि इसके अंदर वो एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, जो खाने में काम आएंगे आपके, किसको, या तो वेस्ट हो गया हमारे सेल्स का, या फिर हमारे कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हो गए, कुछ ऐसे हमारे जो है मोस्टली कुछ ऐसे हमारे माइक्रोब्स हो गए जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में बीमारी पहुंचाने के लिए आए हैं। ठीक है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे लाइसोसोम होते हैं, और उनमें कैपेबिलिटी किस में होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम में वो कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, और सेकेंडरी लाइसोसोम हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे अच्छी तरीके से फैले होते हैं, और सारा फैगोसाइटिक का काम, फैगोसाइटोसिस का काम यही सेकेंडरी लाइसोसोम कराते हैं, यानी कि किसी सेल को खाना, किसी गार्बेज को खाना, वो सारा काम कौन कराएगा, वो सारा काम हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे लाइसोसोम के बारे में था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे आप इसको, तो इसकी जो डिटेलिंग है ना, तो इस डायग्राम को देखिए, यहाँ ये ईआर था हमारा, यहाँ से एंजाइम बनाया, ईआर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम बने, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो थे वो एंजाइम बने, कहाँ पहुँचे, गोल्जी में पहुँचे वो एंजाइम, गोल्जी ने फिर लाइसोसोम बनाया। ठीक है, गोल्जी ने बनाया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, इसके क्या करता है, डैमेज्ड ऑर्गेनल को खा जाता है। ठीक है, डैमेज ऑर्गेनल को खा जाएगा, उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, वैक्यूल बनाएगा, एंगल्फ कर लेगा, और फिर उसको बाहर फेंक देगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, बाहर फेंक दिया। या फिर अगर कोई फूड बाहर से आ रहा है, अगर किसी फूड की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस फूड को बाहर से लिया, एंगल्फ किया, लेकर गया, डाइजेस्ट किया। ठीक है, और उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया।
तो ये फूड एंगल्फ हो गया, जो चीज़ उसके काम की है, और जो चीज़ काम की नहीं है उसे सेल से क्या किया, उसे सेल से बाहर फेंक दिया, ठीक है। इसीलिए क्या करता है ये, मोस्टली हमारे सेल्स के अंदर वेस्ट को निकालने में काम आता है, या फिर सेल के अंदर कोई भी हमारा जो ऐसा बैक्टीरिया जीवाणु आ गया उसको ख़त्म करने में हमारे काम आता है। कौन काम आता है, हमारा लाइसोसोम काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइसोसोम ख़त्म होता है, एंड आई थिंक हमें अभी अब पॉज देना चाहिए अपने उसको टॉपिक को। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़े बहुत हमारे ऑर्गेनल्स बचे हैं, वो ऑर्गेनल्स जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जामिनेशन के लिए, वो जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो आपका बेसिक स्ट्रांग करेगा, आपके बेसिक में क्लैरिटी लेकर आएंगे। एंड में हम लोग फिर बता रहे हैं कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का, हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी को। हमारी फ्री वर्कशॉप है, हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, एंड हर टीचर अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट है, ठीक है। आपको इतनी अच्छी टीम, वो भी इतनी लो कॉस्ट में, कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। कॉस्ट आपको रिवील की जाएगी उसी दिन जिस दिन हम अपना वर्कशॉप रखेंगे, उस दिन फ्री वर्कशॉप है, ठीक है। ऑफलाइन हमारा स्टार्ट होने वाला है मुखर्जी नगर में ही, ठीक है। जिनको ऑफलाइन बैच एनरोल करना है, जिनको ऑफलाइन क्लास आके लेनी है, वो आप यहाँ पे आके एनरोल करा सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, इंक्वायरीज हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा आपको ऐसी जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी उन लोगों के लिए जो लोग मोस्टली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग दिल्ली आगे नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। ऊपर से पेंडेमिक का टाइम है, ठीक है। जो लोग नहीं आगे पढ़ना चाहते, तो ऑनलाइन की भी हमारी फ़ीस बहुत ही मिनिमल रहेगी। इतनी कम में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कहीं पे भी आपकी हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो लोग भाई पेंडेमिक से डरते हैं, कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा दिल्ली आके नहीं पढ़ सकते, तो वो हमारा ऑनलाइन बैच परचेज़ कर सकते हैं। जो ऑफलाइन कर सकते हैं वो हमारा ऑफलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। इंक्वायरीज़ के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, ठीक है। एंड हमारा ये जो यहाँ पे आपको टारगेटेड सक्सेस मिलेगी, टारगेटेड अप्रोच मिलेगी, स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। एंड आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, बिकॉज ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है हमारे इन सब चीज़ों की, जिनको वाकई में ज़रूरत है, जो लोग जिनको नहीं मिल पाती कोचिंग, जो उनको के पास कैपेबिलिटी है, उन सबको ये मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।